हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका चैप्टर है जिसमें प्रोविजन दिए गए कि आप वैल्यू जिस पे टैक्स लगेगा उस पर जीएसटी पे करोगे, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसमें क्या इंक्लूड करेंगे क्या एक्सक्लूड करेंगे, किस वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, ये सब प्रोविजन इस चैप्टर में दिए गए हैं। आपने पढ़ लिया, एक बार आपने देख लिया कि सप्लाई है, फिर आपने देख लिया वो टैक्सेबल सप्लाई है, तो फिर आपको जीएसटी पे करना है। कब करना है वो प्रोविजंस हैं चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई में, लेकिन करना है उस किस वैल्यू पे करना है। परसेंटेज भी अलग चैप्टर है, लेकिन वैल्यू जो जिस पे रेट लगा के आप जीएसटी पे करेंगे वो इस चैप्टर में दिए गए हैं सारे प्रोविजंस। तो सबसे पहले आता है आपका सेक्शन 15। सेक्शन 15 की एप्लीकेबिलिटी कब है? दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी। पहली कंडीशन है कि सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। जो सप्लाई हो रही है उसका जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ प्राइस ही है। कंसिडरेशन ऐसे नहीं होता कि मैंने आपको घड़ी बेची और आप मेरे को कुछ और बेच रहे हो, देन ये सेक्शन नहीं लगेगा। आपको प्राइस देनी है, मैंने आपको घड़ी बेची, मैंने 1 लाख की घड़ी बेची, आपको 1 लाख रुपये देनी। जब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू पेड और पेबल। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू जो पेड, ऑलरेडी पेड और पेबल। हाँ, इंक्लूजन्स में आपके सबसे पहले आएगा एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, चार्जेस लिवाइड अंडर एनी लॉ एक्सेप्ट जीएसटी लॉ। अगर कोई टैक्सेस पे कर रहे हो आप अंडर एनी लॉ एक्सेप्ट जीएसटी लॉ, मतलब जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे जीएसटी लॉ में क्या क्या आ गया आपका? सीजीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया, आईजीएसटी आ गया, यूटीजीएसटी आ गया, कंपनसेशन। इन सब को छोड़ के अगर आप किसी अदर लॉ में कोई टैक्सेस, कोई सेस, कोई फीस, कोई चार्जेस लग रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम जीएसटी लगाएंगे। तो उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। उसको अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 लाख है और उस पर आपने कोई सेस लगा हुआ है जो जीएसटी लॉ में नहीं आता, तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं एक नोट क्लियर कर देता हूँ। TCS नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू सप्लाई। अगर आपका TCS, जैसे आपने कार खरीदते हो तो TCS लगता है कार पे, वो अगर आपने कार खरीदी तो 1% TCS एक्स्ट्रा लेते हैं आपसे। तो जो TCS है वो एक इंटरिम लेवी है। TCS एक फाइनल टैक्स नहीं है। आपका जो इनकम टैक्स, जो फाइनल टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट होगा जब ITR भरोगे, जब आप अपनी इनकम बताओगे कि मेरी इनकम इतनी है, डिडक्शंस नेस करके नेट इनकम इतनी है, टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा। तो TCS जो है उस पर GST नहीं लगेगा। सो TCS को एक्सक्लूड करना है हमेशा। फिर आता है सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इसको हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए सप्लायर है S और ये थर्ड पार्टी है T और ये रेसिपिएंट है R। अब सप्लायर जो है कॉन्ट्रेक्चुअली लायबल टू पे थर्ड पार्टी। मान लो कोई पेमेंट है जो सप्लायर को पे करनी थी थर्ड पार्टी को, वो सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोल दिया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला कि आप पे कर दो, फिर मैं आपको उतना पेमेंट आपसे कम लूँगा। तो रेसिपिएंट ने ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर पे कर दिया थर्ड पार्टी को, और सप्लायर ने, जैसे मान लो कोई शादी का काम है, ठीक है, और मैं वेडिंग प्लानर हूँ और मैं सर्विस दे रहा हूँ किसी को वेडिंग प्लानिंग की। तो मैंने रेसिपिएंट को बोल दिया कि ये कैटरिंग का जो पेमेंट मुझे करना है कैटरिंग वाले को, वो आप कर दो, मैं आपके बिल में से कम कर दूँगा। तो रेसिपिएंट ने कैटरिंग का पेमेंट बिल कैटरिंग वाले को कर दिया, लेकिन वो पेमेंट मुझे करना था और मैं उसको बिल में से लेस कर दूंगा, लेकिन वो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू तो होगी जो मैं पेमेंट रेसिपिएंट से लूँगा, उसमें इंक्लूड करेंगे जो पेमेंट रेसिपिएंट ने कैटरिंग वाले को किया, तो वो इंक्लूड करेंगे और टोटल पे जीएसटी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम प्रोवाइड्स कैटरिंग सर्विस टू श्याम। राम हैज़ टू पे चार्जेस फॉर वेजिटेबल्स टू सुनील, सो ही हैज़ श्याम्स टू पे टू सुनील। अब राम कैटरिंग सर्विस दे रहा है श्याम को, और राम को जो चार्जेस थे वेजिटेबल के वो देने थे सुनील को। सो उसने श्याम को बोल दिया कि तुम सुनील को दे दो और मैं तुम्हें बिल में से कम कर दूंगा। तो सुनील को जो पेमेंट किया श्याम ने वो हम वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करेंगे।
उसके बाद आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? जैसे कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस जो आप सप्लाई प्रोवाइड करो उसमें आप उसके दौरान खर्च हो रहे हैं, जैसे कि पैकिंग चार्जेस। अब अगर आप कुछ गुड्स भेज रहे हो तो उसको पैक करके भेज रहे हो, तो पैकिंग चार्जेस आपके इंसिडेंटल एक्सपेंस हो गए, तो वो आपको वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड कराया जाएगा। इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, डिलीवरी, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। जैसे आपने एसी खरीदा तो एसी आपके घर पे आएगा तो पैकिंग चार्जेस हो गए, पैक करके आएगा। फिर डिलीवरी चार्जेस हो गए, वो वहाँ से लोड करेंगे, फिर उसको ट्रक में लोड करेंगे, फिर ट्रक आपके घर पे आएगा, फिर ट्रक से अनलोड करेंगे, तो ये भी आपकी वैल्यू सप्लाई इंक्लूड करेंगे। फिर वो एसी इंस्टॉल करने के लिए घर पे एक बंदा आएगा जो आपको एसी इंस्टॉल करके जाएगा, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। तो पैकिंग चार्जेस हो गए, इंस्पेक्शन चार्जेस हो गए, इंस्टॉलेशन, डिलीवरी, कमीशन पेड टू थर्ड पार्टी। मान लीजिए मैंने आपको सर्विस देने के लिए किसी को मुझे कमीशन देना पड़ा, तो वो कमीशन भी वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। फिर आता है इंटरेस्ट पेनल्टी फीस फॉर डिलेड पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेनल्टी फीस फॉर डिलेड पेमेंट ये भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन हमने टाइम ऑफ सप्लाई में एक बात पढ़ी थी कि इंटरेस्ट पेनल्टी फीस जो भी है डिलेड पेमेंट के लिए हम लेंगे, ये एडिशनल कंसिडरेशन है। इसकी टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगी? जब ये पेमेंट रिसीव हो जाए, ना कि इनवॉइस डेट पे। इनवॉइस तो मैं आपको आज दे दूंगा, जैसे मैंने आपको आज इनवॉइस दिया कि आपको पेमेंट 1 मंथ में करना, अगर आप 1 मंथ से डिले करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। तो अभी मुझे पता भी नहीं है कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आप कितने टाइम में पेमेंट करोगे। तो जब मेरे को इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव होगा तब उस पर जीएसटी लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच इंटरेस्ट पेनल्टी विल बी रिसीव्ड इन माई अकाउंट। ठीक है। फिर आता है सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एक्सेप्ट व्हेन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई सब्सिडी मिल रही है और डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस ऑफ गुड्स एक्सेप्ट व्हेन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। पहली बात तो अगर इंक्लूड करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये रिड्यूस्ड है तो ये इंक्लूड करना। अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो फिर हम दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि ये ट्रांजेक्शन वैल्यू आफ्टर सब्सिडी है, इसका मतलब सब्सिडी इसमें से कम करी गई है, तो हमें उसको दोबारा ऐड कर देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सब्सिडी ट्रांजेक्शन वैल्यू आफ्टर सब्सिडी है, तो मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू विदाउट सब्सिडी है, तो उसमें दोबारा मत ऐड कर देना। जैसे कि नोटबुक है जो 50 रुपये में बेचता हूँ मैं, उसकी सेल प्राइस 50 है मेरी, लेकिन एक एनजीओ है जो मुझे सब्सिडी दे रहा है। अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को वो नोटबुक बेचूँ 30 रुपये की, तो मैं स्टूडेंट से 20 रुपये ले रहा हूँ, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बनेगी यहाँ पे 50 ही बनेगी, क्योंकि 30 रुपये में ऐड करूँगा अपने तो सब्सिडी मुझे। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती, यहाँ पे एनजीओ की जगह मुझे गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी, तो मैं उसे इंक्लूड नहीं करता। फिर आते हैं एक्सक्लूजन्स डिडक्शंस। तो अभी हमने इंक्लूजन्स देख लिए कि ये चीज़ें हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे और जीएसटी लगाएंगे। एक्सक्लूजन्स ये चीज़ें हम एक्सक्लूड करेंगे, इन पे ये वैल्यू में से कम कर देंगे, तो नेट वैल्यू में जीएसटी लगेगा आपका। एक्सक्लूजन्स पहला आता है सबसे पहला डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में दो तरह के केस होते हैं। एक तो डिस्काउंट होता है गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपके टाइम ऑफ सप्लाई से पहले डिस्काउंट दे रहा हूँ और एट द टाइम एकदम उसी दिन दे रहा हूँ जिस दिन सप्लाई हो रही है, और आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई दे रहा हूँ। तो अगर पहले दिया गया, अगर ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, अगर ड्यूली रिकॉर्ड कर दिया आपने इनवॉइस में टू बी रिड्यूस फ्रॉम ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो उसको रिड्यूस कर देंगे और उस जीएसटी नेट वैल्यू पे लग जाएगा। लेकिन अगर बाद में दिया है तो फिर कंडीशंस आती है। तो पहली कंडीशन है कि एक तो अगर आप बाद में डिस्काउंट दे रहे हो तो ऐसे नहीं कि आपने मना हुआ दे दिया, आपका जो डिस्काउंट है वो पहले ही एग्रीड होना चाहिए टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में। ठीक है, ये पहले से ही लिखा होना चाहिए टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में। जैसे कि मैंने एक ट्रांजेक्शन किया, मैंने बोला कि अगर आप मुझे पेमेंट करते हो विद इन 1 मंथ तो आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो ये मैं पहले ही एस्टेब्लिश कर रहा हूँ हमारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में कि अगर आप मुझे पेमेंट टाइम पे करोगे, 1 महीने में करोगे, तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। दूसरा, आईटीसी रिवर्स बाय रेसिपिएंट। आईटीसी जो रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे मान लो एग्जांपल मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो जब सेल हुई 50,000 की, उस पर 18% जीएसटी लगा 9,000, तो 59,000 पे करने थे रेसिपिएंट। ठीक है, कंडीशन मैंने रखी, अगर 1 महीने में पे कर दोगे तो 10% डिस्काउंट मान लो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने 1 महीने में पेमेंट किया तो 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया उसको।
तो 5,000 पे 18% GST 900 रुपये। तो 900 रुपये जब वो इनपुट लेगा तो 9,000 का ITC में से 900 रुपये का ITC रिवर्स करेगा और इस चीज़ का मैं उसे क्रेडिट नोट इशू करूंगा 5,900 का और वो मुझे नेट पेमेंट कर देगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड फॉर 50,000, प्राइस 50,000, GST 18%, 59,000, एग्रीमेंट इफ पेज विद इन 1 मंथ 2% डिस्काउंट देंगे। तो 2% डिस्काउंट हो गया 1,000, GST हो गया 180, क्रेडिट नोट कर देंगे, इशू 1180 होगा। ठीक है, तो ये था आपका वैल्यू सप्लाई का चैप्टर जो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एग्जाम्पशंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।